Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena. In this module, we will discuss about the further portion of French Revolution. और इससे पहले हम लोग ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ा था। तो पहले तो हम एक शॉर्ट में डिस्कस ये करेंगे कि 4 फेजेस ऑफ द पीरियड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टोटल ड्यूरेशनल पीरियड था उसमें 4 फेजेस थे। कि सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशनल असेंबली था, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंडीशन आई, फिर वो कन्वेंशन बना और लास्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पेरिस बना। तो उसका एक ड्यूरेशनल, एज यू नो दैट द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ डेट चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। हिस्ट्री के स्पेशली चैप्टर्स का डेट चार्ट बनाने की ज़रूरत है। तो जैसे अगर हम बात करें तो नेशनल असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च जो बना वो आपका 789 से 91 तक का प्रोसीजर था। फिर वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली बना था 91 से 92, और फिर कन्वेंशन बना और उसके बाद डायरेक्टरी बना। तो हम लोग एक एक स्टेप से पढ़ेंगे। पहला स्टेप वो है जिसमें रेवोल्यूशन वायलेंस तरीके से फैला था और तेज़ी से फैलने के बाद उसमें पर्टिकुलर काम होता रहा था। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस। तो पहला क्या है, नेशनल असेंबलीज। 89 से रेवोल्यूशन जो हुआ, 89 के बाद से 14 अप्रैल 89 के बाद जो बेस्टल पर अटैक किया गया, तब से हम लोग इस पीरियड को मानते हैं नेशनल असेंबली के पीरियड या नेशनल असेंबली बनने का एक प्रोसीजर शुरू हो गया था। देखिए, लुइस 16 डिड नॉट एक्चुअली वांट्स टू रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस 16 को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया गया था। टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, इससे पहले के वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, When news of his plan use of the military force against the National Assembly reaches to the Paris, अब देखिए वहाँ पर उसने साइन तो कर दिया था, इस बात को उसने कंसीडर भी कर लिया था कि पर्टिकुलर ये कंडीशन बनेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो लुइस 16 था वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करने में के लिए रेडी नहीं था। तो उसने एक छोटी सी मिलिट्री फोर्स को नेशनल असेंबली तक पहुंचने के लिए बोला पेरिस में, और ये बात उसने जुलाई 14, 1789 को बोला। अब ये बात जब पहुंची तो ये एक न्यूज़ जैसी पहुंची, एक र्यूमर फैली कि राजा ने जितने भी लोग जो नेशनल असेंबली बनाना चाह रहे हैं उन सबको ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया। दिस वाज द र्यूमर, एक्चुअली इट वाज नॉट, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उसने ट्रूप्स को भेजा था, लेकिन दिस वाज द र्यूमर। तो वहाँ के उस र्यूमर की वजह से लोगों ने क्या किया, बेस्टिल एक किला था जिस पर अटैक किया और उसको पूरी तरीक़ों से बर्बाद कर दिया, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। अच्छा, उसमें पर्टिकुलर क्या किया जाता है, उस किले में क्या कैदियों को रखा जाता था। तो उस पूरे बेस्टिल को अटैक करके बर्बाद कर दिया। वहाँ के जितने भी सामान थे उन सबको लूट लिया गया, कैदियों को इम्प्रिजन कर दिया गया, और उस किले में कुछ स्टोन उनकी वॉल पे पेस्ट थे, उन स्टोन्स को निकाल लिया गया जिनको मार्केट में भेज दिया गया था बाद में। ये चैप्टर की शुरुआत में भी डिटेल दी गई है। ठीक है, अब हम अपराइजिंग ऑफ द पेरिस देखेंगे। देखिए, पीपल ऑफ द पेरिस सीज वेपन फ्रॉम द वेस्टिल। 14 जुलाई 1789 में पेरिसियन ऑर्गेनाइज देयर ओन गवर्नमेंट which they called as a communes. Small group fractions competed to the control of the city of the Paris. Noble were attacked. अब हुआ क्या था, बेसिकली नोबल पीपल्स के घरों पे जो आपके थर्ड स्टेट्स के लोग थे, कि नोबल पीपल्स सेकेंड स्टेज के लोग थे, उन्होंने अटैक किया। रिकॉर्ड्स ऑफ द फेडरल ड्यूज वर ओन्ड, टैक्सेस वर डिस्ट्रॉयड। जितने भी फेडरल ड्यूज के रिकॉर्ड थे, देखिए अब फेडरल ड्यूज़ क्या होता था कि भाई किसी के ऊपर कितना रह गया। नोबल एक्चुअली क्या करते थे, लोगों को क्रेडिट देते थे, यानी लोगों को लोन देते थे और उनके ड्यूज़ का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। जब लोन नहीं चुका पाते थे तो उनके ऊपर अलग अलग तरीके से अत्याचार किए जाते थे। तो जितने भी टैक्सेस के रिकॉर्ड थे, किससे कितना टैक्स लिया गया, कितना, उन सबको जला दिया गया, नोबल पर अटैक किया गया। मैनी नोबल फ्लीज्ड द कंट्री बिकम एन एमेग्रीज। ठीक है, लुइस 16 वॉज फोर्स टू फ्लाई द न्यू ट्राई कलर फ्लैग। लुइस 16 को फोर्स किया गया और ये न्यू ट्राई कलर फ्लैग है जिसको करने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद है गुड बाय वेसल्स। पेरिसियन कम्यून्स फियर्ड दैट द लुइस 16 वुड हैव अ फॉरेन ट्रूप्स इन्वेडेड फ्रांस टू पुट डाउन द रिबल्स। अब जितने भी पेरिसियन थे, पेरिसियन कौन थे, वो रिबलर्स या वो थर्ड स्टेट्स के पीपल जो चाहते थे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। उनको इस बात का भी डर था कि भाई जो राजा है लुइस 16 है, उसके पास फॉरेन ट्रूप भी है, विदेश की आर्मी भी है, जिनको वो इन लोगों के जो वो है आपका
रेवोल्यूशन है उसको दबाने में लगा सकती है। लुइस 16 वाइफ मैरी एंटोनियो वॉज द सिस्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर। आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था कि जो लुइस 16 की वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन एम्पायर की सिस्टर भी थी। अ ग्रुप ऑफ द वीमेन अटैक द वेसल ऑन दिस। अब देखिए एक और भी हुआ था, वेसल किले का नाम है, एक एरिया में जहाँ पर कुछ वीमेंस ने भी अटैक किया था। फोर्स रॉयल फैमिलीज टू रिलोकेट्स टू द पेरिस अलॉन्ग विद द नेशनल असेंबली। रॉयल फैमिली स्पेंड नेक्स्ट सेवरल ईयर्स इन द टोलेरियास प्लेस एज अ वर्चुअल प्रिजनर। ठीक है, यानी इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे लुइस उनको जो अटैक किया था वीमेंस ने, उसके बाद उसने फोर्स किया रॉयल फैमिलीज़ को उन एरियाज। देखो ये वीमेन भी थर्ड स्टेट्स की थी और जो नेशनल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था, और तो वो भाग गए थे और भागने के बाद ये टोलरीज पैलेस में रहे जो कि पेरिस फ्रांस में था, और एज अ कैदी बन के रहे, यानी छुप कर रहे नज़रबंद तरीके से। ठीक है, चेंज अंडर द नेशनल असेंबली। अब हुआ क्या, जब नेशनल असेंबली बनी तो उसमें कौन कौन से बेसिक बदलाव किए गए और अडॉप्शन किया गया, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स टू। ठीक है, क्या क्या बेसिकली किया गया, एबोलिशमेंट ऑफ गाइड्स ऑफ अ लेबर यूनियन, एबोलिशंस ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज, जो स्पेशल प्रिविलेज दी जाती थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड के नाम पे, वो एबोलिश कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, उसमें मैन के राइट्स को डिक्लेरेशन भी था कि कौन से हर इंसान का अधिकार होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सारे मेंस के लिए। देखिए विमेंस के लिए राइट्स फिर भी नहीं दिए गए थे, सारे मेंस जो थे वो उन लॉ के सामने सब बराबर हो जाएंगे। मैनी नोबल लेफ्ट फ्रांस एंड बिकम एज इमाइग्रीज का मतलब उन्होंने फ्रांस को छोड़ दिया और दूसरी जगह पे वो माइग्रेट हो गए। रिफॉर्म्स द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स को चेंज किया है। टैक्सेस लेव्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पेयर। पहले क्या था, केवल थर्ड स्टेट वाले टैक्स देते थे, लेकिन जब नेशनल असेंबली बना दी गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया गया फ्रांस को, तो जो टैक्स पे करने का काम था वो अब किसका हो गया, एज़ पर द कैपेबिलिटीज़, यानी जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही टैक्स देगा, और इन रिस्पेक्ट ऑफ वो कि वो अब जैसे क्लर्जी रिच हुआ करते थे तो नोबिलिटी भी रिच थे। ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेट वाले गरीब थे फिर भी वो टैक्स देते थे, तो ये वाली कंडीशन बेसिकली कर दी गई। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन ऑफ द मैन राइट्स क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन की फ्रीडम, ये अधिकार मिले लोगों को, लेकिन केवल मेल कैंडिडेट्स को ही दिए गए अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको कुछ भी कहने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, गारंटी द प्रॉपर्टी राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट ऑफ द पीपल ऑफ द क्रिएशन ऑफ लॉ, और राइट टू बी फेयर एंड ट्रायल। ठीक है, ये सारे अधिकार बेसिकली दिए गए। अब देखो विमेंस को कौन से दिए गए थे या विमेंस से कौन से नहीं दिए गए थे। जर्नलिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन, देखिए जर्नलिस्ट ओलेम डे गॉच आर्ग्यूड इन हर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, देखिए जो राइट्स दिए गए थे उन पर उसने आर्ग्यूड किए थे, दैट द वीमेन आर इक्वल सिटीजन्स एंड शुड बेनिफिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जस्ट लाइक अ मैन। इन्होंने आर्ग्यू किए थे क्योंकि विमेंस को मोस्टली राइट्स नहीं दिए गए थे, तो कुछ पर्टिकुलर विमेन रेवोल्यूशनरीज थी, उन्होंने रिकमेंड किए थे, जिसमें से एक का नाम ये है ओलिम्स डे गॉच। ठीक है, उसके अलावा मैडमे जेनस रोलैंड ने क्या किया था, ऑल्सो सर्व्ड एज अ लीडर ऑफ द विमेंस राइट्स मूवमेंट्स एंड वॉज एबल्स टू हैविली इन्फ्लुएंस हर हस्बैंड्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, यानी एक लेडी थी जिन्होंने विमेंस राइट्स मूवमेंट्स को चलाया, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस के मूवमेंट्स को चलाया। Women did gain some rights during the French Revolution, but these were designed for the purpose other than liberating the women। ठीक है, यानी उन कुछ ही अधिकार मिले थे, जैसे women could inherit property, women को inherit property का अधिकार मिल गया, but only because doing so weakened feudalism and reduce the wealth among the upper classes. Divorce becomes easier but only for the beacon of the church control over the marriage। ठीक है, डाइवोर्स के अधिकार विमेंस वगैरह को दे दिए गए थे। तो ये कुछ बेसिक राइट्स थे जो कि प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है बच्चों, अब ये एंड ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज्ड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।